सभी मित्रों और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 15 के अंतर्गत एक बार फिर से मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत जिस टॉपिक पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस टॉपिक का शीर्षक है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और साम्राज्यवादी विचारधाराएं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शासन की प्रकृति, उसके स्वरूप को और विभिन्न प्रकार के संवैधानिक परिवर्तन क्यों हुए, विभिन्न प्रकार के संवैधानिक परिवर्तनों के पीछे वो 18वीं और 19वीं सदी में कौन सी जीवन शक्ति काम कर रही थी, किस प्रकार की विचारधाराओं का प्रभाव विभिन्न प्रकार के संवैधानिक परिवर्तनों पर देखा जा सकता है, इसी को हम इस व्याख्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस पूरे व्याख्यान को, इस पूरी थीम को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जिस बिंदु की बात करेंगे वो है हमारा कंपनी का प्रारंभिक चरण, अर्थात 1600 से 1757 ईस्वी तक के कंपनी की हम भारत से संबंधित नीतियों को देखेंगे कि क्या उनके उस समय जो कंपनी भारत में जो व्यापार कर रही थी या उसकी किसी भी प्रकार की कोई मंशा थी, क्या वो भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों के समर्थक थी या भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों में उसने कहीं ना कहीं कोई हस्तक्षेप किया या नहीं किया, इस बात की पड़ताल हम प्रथम बिंदु के अंतर्गत करेंगे। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे कि बंगाल विजय से एक नए दौर की शुरुआत होती है, अर्थात 1772 से 1785 ईस्वी के बीच जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का प्रत्यक्ष अधिग्रहण कर लिया और वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना करके जब भारत भेजा गया तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में प्रशासन को किन नीतियों, किन सिद्धांतों के आधार पर लागू करने का प्रयास किया। हम ईस्ट इंडिया कंपनी के इस दौर के प्रशासन को एक विशेष विचारधारा के अंतर्गत मानते हैं जिसे हम कहते हैं प्राच्यवादी विचारधारा। इसकी बात हम थोड़ा आगे करेंगे। अब तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे कि 1786 से 1805 ईस्वी में एडमंड बर्ग के रूढ़िवाद और आंग्लीकरण का ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों में किस प्रकार से समन्वय देखने को मिला, इसकी पड़ताल इस तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम करेंगे। चौथे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में जो ब्रिटेन में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की जो बाढ़ सी आ गई थी, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के समर्थकों का जो उभार पैदा हो गया था, उन विभिन्न प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं की अगर हम बात करें तो उदारवाद, प्राच्यवाद, इंजिलवाद, उपयोगितावाद, पूंजीवाद, मुक्त व्यापार के समर्थक विचारधाराओं की हम चौथे बिंदु के अंतर्गत पड़ताल करेंगे। ये देखने और समझने का प्रयास भी करेंगे कि इन विभिन्न प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं ने, इन विभिन्न प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं के समर्थकों के बढ़ते हुए दबाव के कारण क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के प्रशासन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के एक्ट, जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम लागू किए गए, उनमें इन विचारधाराओं को कहाँ तक स्थान मिला, इन विचारधाराओं का कहाँ तक समर्थन किया गया। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे 1858 ईस्वी के बाद की साम्राज्यवादी विचारधारा किस दिशा निर्देश से परिचालित होती है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, वो किन नीतियों और लक्ष्यों को तय करती है। छठे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे सभी विचारधाराओं का समान लक्ष्य क्या था। सातवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, अर्थात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और साम्राज्यवादी विचारधारा से के अंतर संबंधों को व्याख्यायित करने वाले प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की होगी, क्या वो संकल्पनात्मक अवधारणा पर आधारित हो सकते हैं या तथ्यात्मक रूप से उनको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी भी हम पड़ताल है वो सातवें बिंदु के अंतर्गत करेंगे। तो आज का हमारा व्याख्यान हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है, फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड कर दूं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और साम्राज्यवादी विचारधाराएं। सबसे पहले हम इस टॉपिक के जो व्याख्यान है उसके अंतर्गत हम प्रथम बिंदु की जो बात कर रहे हैं वो है कंपनी का प्रारंभिक चरण यानी 1757 ईस्वी तक। जैसा कि आप सभी को पता है और मैंने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में बार बार दोहराया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1600 ईस्वी में हुई थी और 15 सालों के लिए उसको ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा व्यापार करने के लिए चार्टर दिया गया था। पूरी 17वीं सदी और मैं कहूँ कि 1757 ईस्वी तक यानी 18वीं सदी के छठे दशक के प्रारंभ तक ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थी। उन्होंने सिर्फ अपना पूरा ध्यान है व्यापार करने पर केंद्रित किया। वो इंग्लैंड से बहुमूल्य धातुएं यहाँ पर लाती, जिन्हें बहुमूल्य धातुओं को बुलियन कहा जाता था। बुलियन का मतलब सोने चांदी के रूप में जो बहुमूल्य धातुएं हैं वो
ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो यूरोप के देशों से लेकर के आते और भारतीय लोगों को वो बहुमूल्य दातव्य देते और भारतीय लोगों से सामान खरीद करके उस सामान को यूरोप के देशों में जाकर के वो निर्यात कर देते थे, बेच देते थे। इससे इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। तो शुरुआत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ अपना व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, उसका कोई ज़्यादा बड़ा राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, ना ही किसी भू क्षेत्र को प्राप्त करने की उसकी मंशा थी। हालांकि एक छोटा सा प्रयास है औरंगजेब के समय में किया गया, लेकिन औरंगजेब के द्वारा जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह पराजित कर दिया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सबक मिल चुका था कि उसे सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य तो कहीं अपने को केंद्रित करना है। तो हम जब कंपनी के प्रारंभिक चरण की बात कर रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित करती है और इस दौरान भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं का वो पूरी तरह से सम्मान करती है। उसमें जबरदस्ती भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं के खिलाफ ऐसी कुछ अनर्गल बातें वो नहीं बोलती जिससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार है वो व्यापार और उसके उद्देश्य हैं वो प्रभावित हुए। तो अगर 1600 से 1757 ईस्वी तक के ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बात करें वो शुद्ध एक वणिकवादी विचारधारा से प्रेरित कंपनी थी जिसका उद्देश्य सिर्फ अपने व्यापार को बढ़ाना था, व्यापार करके मुनाफा कमाना था। भारतीय परंपराओं रीति रिवाजों का वो सम्मान करती थी, भारतीय परंपराओं रीति रिवाजों का अपमान करने की उसकी कोई मंशा नहीं थी और इस नीति से उसने हमेशा अपने को दूर रखा। सिर्फ भारतीय रीति रिवाज और परंपराओं का सम्मान करते हुए उसने निर्बाध रूप से अपना व्यापार किया और व्यापार करने के माध्यम से उसने भारत और यूरोप के बीच में जो सामानों का आदान प्रदान किया उससे उसने बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमाया। अब हम दूसरे बिंदु के अंतर्गत बात करते हैं कि बंगाल विजय से एक नए दौर की शुरुआत। लेकिन 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई, 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध और बाद में जो इलाहाबाद की संधि हुई उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के जैसे समृद्ध प्रांत के अकूत संसाधनों पर अधिकार हो जाता है और 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल का एक प्रकार से अप्रत्यक्ष नियंत्रण के तौर पर द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है और बंगाल के जितने भी धन संपदा थे, राजस्व अर्जन के स्रोत थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। 1772 ईस्वी में जब द्वैध शासन व्यवस्था की चारों तरफ से निंदा होती है, बंगाल का भयंकर अकाल पड़ता है, तो जब वारेन हेस्टिंग जब बंगाल का गवर्नर बनकर के 1772 ईस्वी में आता है तो द्वैध शासन की व्यवस्था का बंगाल में से विलोपन हो जाता है और बंगाल का प्रत्यक्ष शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी जिम्मेदारी स्वयं अपने कंधों पर ले लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के जैसे ही प्रत्यक्ष शासन की जिम्मेदारी लेती है तो बंगाल के संदर्भ में उसको अपनी प्रशासनिक नीतियों का विकास करना था, अपनी जैसे भू राजस्व संबंधी नीतियों का विकास करना था, आर्थिक व्यवस्था का नियमन करना था। तो इस दौरान में यानी कंपनी के भारत में प्रत्यक्ष शासन करने के प्रारंभिक दौर में जब हम बात करें 1772 से 1785 ईस्वी, ये वो दौर था जब बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था और बाद में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उस वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। लेकिन वारेन हेस्टिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पुरानी नीति थी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों के सम्मान करने की, उससे उसने किसी भी प्रकार का विचलन नहीं किया। इसके वारेन हेस्टिंग स्वयं भारत के परंपराओं और अतीत को जानना चाहते थे, अतीत के अध्ययन को उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया और भारत के स्वर्णिम इतिहास में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। तो वारेन हेस्टिंग ने जो ये कुछ भी किया वो ऐसा नहीं है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया था और इस नीति के माध्यम से कि भारत का सुनहरा अतीत रहा है, भारत की परंपराएं बहुत समृद्ध रही है, अंग्रेजों की परंपराएं उसके बनिस्पत कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मंशा उस समय वारेन हेस्टिंग की नहीं थी। लेकिन वारेन हेस्टिंग अनर्गल भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की खिल्लियां उड़ाकर भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अभी जो बंगाल में प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ था उसके खिलाफ किसी भी प्रकार के विद्रोह को जन्म देना नहीं चाहता था। तो बंगाल विजय की दौर के शुरुआत के वर्षों में भारत में वारेन हेस्टिंग के अधीन प्राच्यवादी की नीति को प्रशासन की अहम नीति के रूप में बढ़ावा दिया गया और इस प्राच्यवादी की नीति के तहत जो मूल अवधारणा ये थी कि भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो एक सुनहरा पक्ष रहा है, भारत की सभ्यता और संस्कृति जो अपने उन्नत जीवन मूल्यों के लिए जानी जाती है, उसके अध्ययन को बढ़ावा दिया जाए और जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उनका फारसी में अनुवाद किया जाए, उनका इंग्लिश में अनुवाद किया जाए
और भारत में जो ईस्ट इंडिया के जो कंपनी के कर्मचारी थे, जिनकी बंगाल में प्रशासन करने की जिम्मेदारी आ गई थी, उनको उन भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की अच्छे से जानकारी हो, ताकि वो भारत में भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए, उनके प्रति सम्मान की भावना रखते हुए, भारतीय लोग क्या चाहते हैं, वो किस प्रकार के परिवेश में को अपनाने के लिए तैयार है, इसकी जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी है उसको मिल जाए। इसलिए शुरुआत में जो प्राच्यवाद के जो समर्थक लोग थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की नीतियों के रूप में प्राच्यवाद को बढ़ावा दिया। अगर हम प्राच्यवाद के कुछ उदाहरणों की बात करें तो जैसे कलकत्ता मदरसा 1781 ईस्वी में स्थापित किया गया। उसका उद्देश्य था अरबी और फारसी साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देना। इसी प्रकार से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई 1784 ईस्वी में। बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 आदि इसी प्रक्रिया से संबंधित थे। किस प्रक्रिया से संबंधित थे? प्राच्यवादी प्रशासनिक नीति की व्यवस्था से संबंधित थे। और इसका जोर शोर से जो समर्थन किया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक नीतियों में, उनमें कुछ अंग्रेज थे, वो थे विलियम जोन्स की बात हम कर सकते हैं, हेनरी थॉमस कोलब्रुक की बात हम कर सकते हैं, नेथेनियल हॉलमेड ने भी प्राच्यवाद को भारत की प्रशासनिक नीतियों के रूप में अपनाए जाने को बढ़ावा दिया। उन्होंने इन प्राच्यवादी विचारकों का ये मानना था कि अगर हमने शुरुआत में ही आंग्लीकरण की प्रक्रिया को इस बंगाल के प्रशासन में लागू किया, भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया, या भारत में कठोर शासन की नीतियों को लागू किया, या भारतीय परंपराओं रीति रिवाजों का हमने खिल्ली उड़ाई, तो बंगाल में जो ब्रिटिश प्रशासन स्थापित हुआ है उनको भारतीय जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। और शुरुआत के जो प्राच्यवाद के जो ब्रिटिश नीति निर्धारक थे, जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी थे, जिनका नेतृत्व वारेन हेस्टिंग्स ने किया, वो शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को भारत में पूरा सुरक्षित कर लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्राच्यवादी नीतियों का अनुकरण किया। हम ये समझने में भूल कर जाते हैं जब ये कहते हैं कि वारेन हेस्टिंग ने प्राच्यवाद के समर्थक थे, तो वारेन हेस्टिंग भारतीय हितों का बहुत बड़ा पोषक था। लेकिन जब आप वारेन हेस्टिंग की नीतियों को देखेंगे तो वारेन हेस्टिंग हो या कोई भी ब्रिटिश विचारधारा हो, जिसके आधार पर भारत में कोई भी सुधार के काम किए गए हो या प्रशासन में उसकी नीतियों को अपनाया गया हो, तो उन सब का एक उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद या ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य, एक ही बात है कि उसको भारत के संदर्भ में स्टेबिलिटी प्रदान करना। वो किसी भी हालत में भारत में अपना शासन छोड़ना नहीं चाहते थे, अच्छी अच्छी बातें करके। सिर्फ वो अच्छी अच्छी बातें इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस समय की उनकी मांग थी इस प्रकार की नीति को अपनाना। शुरुआत में ही अगर आंग्लीकरण कर दिया जाएगा, सभी संस्थाओं को, सभी भारतीयों को प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों से अगर हटा दिया जाएगा, तो भारतीय जनमानस में एक आक्रोश पैदा हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के वास्तविक उद्देश्य है वो भारतीय लोगों में, जनमानस में पूरी तरह से व्याप्त हो जाएंगे, उनकी वास्तविक मंशा उनके सामने उजागर हो जाएगी। तो बंगाल विजय के नए दौर में, यानी जो हम बात कर रहे हैं 1772 से 1785 ईस्वी में, प्रशासनिक नीति के रूप में प्राच्यवाद को अपनाया गया। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि प्राच्यवादियों का जो अंतर्निहित जो उद्देश्य था, कुछ बातें थी। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन इतिहास की अतीत की गौरवशाली परंपरा रही है, भारतीयों को अपने अतीत पर उजागर करना चाहिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों को जब तक वो भारत पर ठीक ढंग से प्रशासन नहीं कर सकते, जब तक कि भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की उनकी समझ नहीं हो। और ये बात भी सही है, क्योंकि किसी देश और काल की परिस्थितियों में डलने के लिए उस देश काल के संदर्भ में पुराने रीति रिवाज, उनकी विरासत के बारे में जानना और समझना अति आवश्यक है। और प्राच्यवादियों ने उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए समयोचित रणनीति अपनाई, और ये प्राच्यवादी शुरुआत में इस मामले में बेहद सफल रहे। किसी भी प्रकार के भारतीय जनमानस के आक्रोश का सामना उनको अपने बंगाल में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के दौरान सामना नहीं करना पड़ा। इसमें सबसे बड़ी अगर सफलता का श्रेय दिया जाता है तो वो प्राच्यवादियों को दिया जाता है, और प्राच्यवादियों का नेतृत्व उस समय वारेन हेस्टिंग ने किया। जब हम बात करते हैं कि जैसे ही वारेन हेस्टिंग जब 1785 ईस्वी में वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं, तब बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो एडमंड बर्क के जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसके बहुत बड़े समर्थक थे। और एडमंड बर्क के रूढ़िवाद और आंग्लीकरण का अद्भुत समन्वय वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन लागू किया गया, उसमें उसकी उन नीतियों को देखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 1786 से और 1813 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो भू क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आ गए थे,
उनके प्रशासन से संबंधित नीतियों में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आंग्लीकरण की नीति को अपनाया। एडमंड बर्क जो इंग्लैंड के एक बहुत बड़े विचारक थे, जो रूढ़िवाद के समर्थक भी थे और आंग्लीकरण की नीति के समर्थक भी थे, और भारत में उस एडमंड बर्क की विचारधारा को लागू करने का काम है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया जब वो बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर रहते हैं, और उसके बाद में बड़े जोर शोर से उसी रूढ़िवाद और आंग्लीकरण की प्रशासनिक नीति को लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया, और किसी न किसी रूप में 1813 ईस्वी तक ये रूढ़िवाद और आंग्लीकरण की नीति है वो जारी रही। अब हम ये समझ लेते हैं कि जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं कि एडमंड बर्क का रूढ़िवाद और आंग्लीकरण क्या है। एडमंड बर्क का रूढ़िवाद ये कहता है कि जो विजित जनता है उस पर कठोर प्रशासनिक नीतियां लागू की जाए, उनको शासन और सत्ता में ज़्यादा भागीदार नहीं बनाया जाए, महत्वपूर्ण नीतिगत जो पोस्टें हैं, जो वहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, वो पूरी तरह से विजेता वर्ग के पास में होनी चाहिए, और प्रशासन के ज़्यादा से ज़्यादा पदों का आंग्लीकरण किया जाना चाहिए। तो एक प्रकार से ब्रिटिश भारत में प्रशासन के आंग्लीकरण की नीति को अपनाने का श्रेय सबसे पहले जो दिया जाता है वो दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की थी, क्योंकि सिविल सेवा के पदाधिकारी वो अधिकारी थे जो ब्रिटिश भारत में या ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय करते थे। और इन ईस्ट सिविल सर्विसेज के जो पदों पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ केवल अंग्रेज लोगों का ही होता था, क्योंकि उसमें भारतीयों को किसी भी प्रकार की सहभागिता करने का कोई अधिकार नहीं था। और इसके अलावा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस वो बिल्कुल, उनको भारतीयों की योग्यता में, भारतीयों की प्रतिभा में विश्वास नहीं था, और वो भारतीयों को मूर्ख समझते थे, और समझना स्वाभाविक भी था, क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार से भारत के लोगों पर विजय पाई और उसमें भारत की जनता है वो एक प्रकार से मूक दर्शक बनकर के रह गई थी। उससे लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये मानना स्वाभाविक भी था कि भारतीय जनता है इतनी योग्य नहीं है, अगर इतनी योग्य होती तो आज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जब ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा प्राधिकारी बनकर के भारत में आता है तो उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को स्टेबिलिटी प्रदान करना, कठोर शासन की नीतियों को लागू करना, ज्यादा से ज्यादा प्रशासनिक ढांचे का आंग्लीकरण करना, अर्थात अंग्रेजी रूप रंग में उसको ढालने का काम है। वो किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को आप जानते हैं कि उसी ने सबसे पहले शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया। और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शक्ति के 3 अंगों का उसने पृथक्करण कर दिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आंग्लीकरण की नीति का कठोर समर्थक था, भारत में कठोर शासन की नीतियों का समर्थक था, भारतीयों को वह सत्ता में भागीदार नहीं बनाना चाहता था, भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों में उसका कोई विश्वास नहीं था, भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को वो घिसा पिटा कहता था, उनके प्रति उसके मन में कोई आदर की भावना नहीं थी। इसके बाद में लॉर्ड वेलेस्ली ने भी इसी प्रकार की नीतियों को अपनाया। तो जब हम 1786 से 1813 ईस्वी के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से संबंधित नीतियों को किन विचारधारा ने प्रभावित किया, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव हमारा देखने को मिलता है वो है एडमंड बर्क के रूढ़िवाद और आंग्लीकरण की नीति का। लेकिन इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस, जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजों को भारतीयों से बहुत गुना श्रेष्ठ मानता था, उसमें जातीय श्रेष्ठता की भावना थी, सर्वोच्चता की नीति में विश्वास था, वो भारतीयों की प्रतिभा में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करता था, भारतीय परंपरा रीति रिवाजों में उसकी कोई आस्था नहीं थी। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वारेन हेस्टिंग की प्राच्यवादी प्रशासनिक नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर हम प्राच्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए भारतीयों के परंपराओं और रीति रिवाजों में गौरव का अनुभव करेंगे तो हम एक विजेता जाति के रूप में ज्यादा लंबे समय तक इन भारतीयों पर शासन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो वारेन हेस्टिंग की प्राच्यवादी नीति का निंदा करता है और वो प्रशासनिक नीतियों का ज्यादा से ज्यादा आंग्लीकरण करने के पक्ष में था। तो 1786 से 1813 ईस्वी की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन से संबंधित नीतियों में जिस विचारधारा का सबसे ज्यादा प्रधानता रहती है वो विचारधारा थी एडमंड बर्क के रूढ़िवाद और आंग्लीकरण की नीति की। जब हम बात करते हैं कि 19वीं सदी में विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का आविर्भाव हो जाता है, यानी ब्रिटेन में, इंग्लैंड
में 19वीं सदी का वो दौर था जब विभिन्न प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं का तेजी से आविर्भाव हो जाता है। हालांकि उन विचारधाराओं की पृष्ठभूमि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से बनने लग गई थी, लेकिन उन्होंने जो जमीन पर काम करना शुरू किया, जमीन पर जो अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, वो 19वीं सदी के शुरुआत से ही वो विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं वो ब्रिटेन के जनमानस पर के मस्तिष्क पर व्याप्त हो गई। ऐसी हम कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराओं की बात करते हैं जो ब्रिटेन में 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में देखी जा सकती है। उनमें से पहली विचारधारा की अगर मैं बात करूं तो पूंजीवाद का मतलब है कि पूंजी के अत्यधिक संग्रहण पर जोर दिया जाता है और व्यक्तिगत उद्यम को प्रोत्साहन दिया जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति का जितना कौशल है उसको उतनी पूंजी अर्जन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये एक प्रकार से जो पूंजीवाद है वो कहीं ना कहीं से मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन करता है। ये राज्य के जो व्यापार करने पर कुछ लोगों के विशेष अधिकार को ही रिजर्व रख दिया जाए, उस बात की ये आलोचना करता है। और पूंजीवाद और मुक्त व्यापार की जो नीति है वो एक दूसरे के पूरक ही है। तो पूंजीवाद का तात्पर्य यह है कि पूंजी के अत्यधिक संग्रहण पर जोर दिया जाना और व्यक्तिगत उद्यम को प्रोत्साहन दिया जाना, यानी जिस व्यक्ति की जितनी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो उतनी पूंजी का अर्जन करें, संग्रह करें। और इस बात ने भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापारिक विशेष अधिकार मिला हुआ था, एक अधिकार मिला हुआ था, उस पर चोट करना प्रारंभ कर दिया जाए कि क्यों केवल कुछ लोगों के वर्ग को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिले, क्यों प्रत्येक अंग्रेज को ये व्यापार की करने की सुविधा क्यों नहीं मिले, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूंजी का संग्रहण करे और उस पूंजी से ब्रिटेन की आर्थिक समृद्धि में ही बढ़ोतरी होगी। तो ये पूंजीवादी विचारधारा थी जो 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में उसने बड़ा व्यापक स्तर पर इसने अपना प्रभाव दिखाया और बाद में इसकी नीतियों को विभिन्न प्रकार के अधिनियमों और संवैधानिक परिवर्तनों में स्थान भी दिया गया। इसी समय की अगर हम एक दूसरी विचारधारा की बात करते हैं, उदारवाद के प्रतिपादक जॉन लॉक को माना जाता है। और उदारवाद है वो मनुष्य की बुद्धि और विवेक पर बहुत ज़्यादा जोर देती है और वो ये मानता है कि मनुष्य में अद्भुत प्रतिभा है, अद्भुत क्षमता है। उदारवाद की विचारधारा की बात कर रहा हूँ। उदारवाद के जो केंद्र में सिर्फ मनुष्य है और वो मनुष्य की विवेक, प्रतिभा की क्षमता में उसका अद्भुत विश्वास है। और वो ये कहती है कि मानवीय स्वतंत्रता पर जोर देती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य को सब कुछ प्रयास करने चाहिए। राज्य को केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हो, व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने के लिए अपेक्षित हो। तो उदारवादी की इस विचारधारा ने भी एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो केवल कुछ लोगों के हितों में जो शासन कर रही थी, कुछ लोगों के हितों को बढ़ावा देने के लिए जो काम कर रही थी, उस पर एक प्रकार से चोट की। मैंने जैसा कि बात कही, मुक्त व्यापार और पूंजीवाद एक दूसरे की पूरक है। मुक्त व्यापार की नीति है वो ये कहती है कि व्यापार करने का सभी को समान अधिकार हो। एडम स्मिथ इस विचारधारा के प्रतिपादक थे और जैसा मैंने कहा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस में लिख करके ये कहा कि राज्य को सिर्फ उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए आवश्यक हो। इसके अलावा आर्थिक क्रियाओं में राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए और उसको बाजार की शक्तियों के अधीन छोड़ देना चाहिए। तो ये मुक्त व्यापार के समर्थक जो लॉबी थी उसने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकारों पर चोट किया और उन्होंने भी ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पूर्व के देशों के साथ व्यापार का जो अधिकार दिया गया है, विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप के साथ जो व्यापार का अधिकार दिया गया है, उस पर से प्रतिबंध है वो समाप्त किया जाए और सभी अंग्रेज लोगों के लिए, सभी अंग्रेज पूंजीपतियों के लिए भारत से व्यापार करने का द्वार है और रास्ता है वो खोला जाए। अब हम चौथी विचारधारा की बात कर लेते हैं जो 19वीं सदी में ब्रिटेन में पनप रही थी, जिसका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, वो थी इंजिलवाद। इंजिलवाद की जो विचारधारा है उसके प्रतिपादक थे चार्ल्स ग्रांट। इंजिलवाद ने भारत के संदर्भ में वो ये कहती थी कि भारत को पाप के और अनैतिकता के सहारे जीता गया, लेकिन पाप और अनैतिकता के सारे जीतने के बाद में भी वो भारत में ब्रिटिश शासन के उन्मूलन करने के पक्षधर नहीं थे। उनका यह कहना था कि भारत को पाप और अनैतिकता के सारे जीत तो लिया गया, लेकिन भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य हो या बाद में ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य की बात हो, कि भारत में जो कुछ भी हो गया वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और ईसाई शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने उन पापों को और जो अनैतिकतापूर्ण हमने जो विजय की है उसको हम धो सकते हैं और भारतीय लोगों का भी नैतिक उत्थान कर सकते हैं। तो इंजिलवादी जो लोग थे उन्होंने भी भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को छूट देने की बात कही। उन्होंने भी एक प्रकार से ये इंजिलवादी लोग थे जिन्होंने कहा
कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को हमें अपना मूल लक्ष्य है वो बनाया जाना चाहिए। और इंजिलवाद के जो मुख्य प्रतिपादक थे वो कौन थे? चार्ल्स ग्रांट। इसके अलावा जब हम बात करते हैं उपयोगितावाद की, तो उपयोगितावाद के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो माने जाते हैं जेरेमी बेंथम। और उपयोगितावाद का जो मूल ध्येय यानी जो मेन मोटो है उसका वो है सुखवाद, जिसे हेडोनिज्म कहते हैं। हेडोनिज्म ये कहता है कि वही कार्य शुभ है जिससे अधिकतम व्यक्तियों को सुख मिले, यानी अगर कोई कार्य ऐसा है जिससे कम से कम व्यक्तियों को सुख मिले और उसकी तुलना में कोई कार्य ऐसा है जो ज्यादा व्यक्तियों की संख्या को सुख देता हो, तो उसी कार्य को अपनाया जाना चाहिए। लेकिन उपयोगितावादी इसके साथ ही ये भी कहने लगे कि इसके लिए चुस्त प्रशासन और कानूनी परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसी उपयोगितावादियों ने यह कहा कि भारत में समय समय पर जो उसके रीति रिवाज हैं, जो दकियानुसी हो गए हैं, जो भारतीय लोगों को धार्मिक जकड़न से अकड़े हुए हैं, जिसके कारण से भारतीय लोगों में वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण को अपनाने की क्षमता नहीं रह गई है, अगर हम कुछ ऐसे कानूनी परिवर्तन करें, कानून के माध्यम से कुछ सुधार लागू करें, तो ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व के लिए लाभदेय होंगे और भारत में ब्रिटिश शासन का वास्तविक कल्याणकारी उद्देश्य का लाभ है वो भारतीय लोगों को मिल पाएगा। तो इन्हीं उपयोगितावादियों के चलते हुए विभिन्न प्रकार के सुधारवादी कानून है वो भारत में लागू किए गए। जैसे हम देख सकते हैं, चाहे 1829 ईस्वी का सती प्रथा का कानून हो या विधवा पुनर्विवाह कानून हो, विलियम बेंटिंग जैसे जो लोग थे वो उपयोगितावाद के बहुत बड़े समर्थक थे। इसी प्रकार से उपयोगितावाद और इंजिलवाद के बहुत बड़े समर्थकों की जब मैं बात करूं तो उसमें जेम्स मिल है। जेम्स मिल वही व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत का प्रथम इतिहास लिखा, यानी ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं थी लेकिन देखो इनका जो उद्देश्य तो बहुत अच्छा था। जब हम विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं की बात कर रहे हैं, जब पूंजीवाद की बात कर रहा हूं तो व्यक्तिगत उद्यम की बात करती है वो, उदारवाद मानवीय स्वतंत्रता की बात करती है, मुक्त व्यापार सभी व्यक्तियों को समान स्तर पर व्यापार करने की बात करती है, इंजिलवाद है वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है, उपयोगितावादी कहते हैं कि ऐसी नीति लागू करनी चाहिए जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करें। लेकिन इन सारी जो विचारधाराओं उनके पीछे के जो मर्म को आप सभी लोगों के लिए समझना बेहद आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनमें से जितनी भी विचारधाराएं हैं जो उस समय ब्रिटेन में पनप रही थी, और जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण की बात होती थी तो इन विचारधाराओं को ध्यान में रख करके चार्टर का नवीनीकरण किया गया। लेकिन इन विचारधाराओं में से किसी भी विचारधारा ने भारत में जो अनैतिक तरीके से, अविवेकपूर्ण तरीके से, जो बल के दम पर, जो रिश्वत के दम पर, जो षड्यंत्र के माध्यम से जो भारतीय इलाकों पर अधिकार कर लिया गया था, उनमें से किसी विचारधारा के समर्थक व्यक्ति ने भारत में ब्रिटिश शासन के उन्मूलन की बात नहीं की। इन सभी लोगों का इस प्रकार की विचारधारा को देने का कारण और भारत के कंपनी में शासन के संदर्भ में इस विचारधारा के कुछ तत्वों को अपनाने के पीछे सिर्फ एक ही सोच थी कि भारत में ब्रिटिश शासन है उसको लंबे समय तक बरकरार रखा जाए, भारत में ब्रिटिश शासन है उसको बरकरार रहना चाहिए। उस बरकरार तभी रखा जाएगा जब इस प्रकार की जो निरंकुशतापूर्ण व्यवस्था को, भारतीय लोगों को धार्मिक जकड़न से मुक्त कर लिया जाए। भारतीय लोगों का, ये लोग ज्यादातर वेस्टर्नाइजेशन करने के पक्ष में नहीं थे, मॉडर्नाइजेशन किया जाए और वो अंग्रेजी भाषा सीख करके कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग बन जाए जो अपनी बोलचाल में, जैसा कि मैकाले ने कहा कि बोलचाल में वो अंग्रेज हो लेकिन रूप रंग में भारतीय हो। तो वो स्वामी जाति के रूप में अपनी श्रेष्ठता है वो भारतीय जनमानस पर स्थापित करना चाहते थे। इन विभिन्न विचारधाराओं का ही परिणाम है कि जब 1813 ईस्वी का जब चार्टर एक्ट है वो लागू किया गया, तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में जो सबसे ज्यादा जो जीत हुई, सबसे ज्यादा जिस विचारधारा को शामिल किया गया वो थी पूंजीवाद, मुक्त व्यापार के समर्थक और इंजिलवादी विचारधारा को सबसे ज्यादा समर्थन दिया गया, जिसमें हम देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकार को अधिकांशतः समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का विशेष अधिकार रहेगा और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक विशेष अधिकार बना रहेगा। इसके अलावा 1813 ईस्वी के चार्टर से सभी अंग्रेज लोगों के लिए, सभी अंग्रेज पूंजीपतियों के लिए, सभी मुक्त व्यापार के समर्थक लोगों के लिए भारत से व्यापार करने का मार्ग है वो खोल दिया गया। अगर ब्रिटेन में उस समय इस प्रकार की विचारधाराएं नहीं पैदा होती तो संभवतः ऐसा नहीं होता। लेकिन इन विभिन्न विचारधाराओं का ये परिणाम था कि 1813 ईस्वी का जब चार्टर एक्ट लागू किया गया
तो उसमें मुक्त व्यापार के समर्थकों की जीत हुई, उसमें पूंजीवाद के समर्थकों की जीत हुई और उसमें कहीं ना कहीं उदारवादी विचारधारा के समर्थकों की जीत हुई। और जब हम बाद में 1833 के एक्ट की बात करते हैं, सती प्रथा के एक्ट की बात करते हैं, या भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति को लागू करने की बात होती है, तो उसमें इंजिलवाद और उपयोगितावादियों को विजय मिली। और बाद में लॉर्ड डलहौजी ने भी उसी उपयोगितावाद और इंजिलवादी नीति को भारत में प्रशासनिक नीतियों के संदर्भ में लागू किया, साम्राज्यवादी नीतियों के संदर्भ में लागू किया। तो ये जितनी भी जो विचारधाराएं थी, इन्होंने विभिन्न प्रकार के कानूनी और संवैधानिक प्रावधान जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए लागू किए गए थे, उन सब का प्रभाव है वो देखा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि 1818 ईस्वी के बाद की साम्राज्यवादी विचारधारा किन विचारों से प्रभावित हुई। लेकिन भारत में रीति रिवाजों में जो हस्तक्षेप करने की उपयोगितावादी जो विचारधारा थी, इंजिलवादी जो विचारधारा थी, जिसने कहा कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। भारतीय लोग जो धार्मिक अंधविश्वास और जकड़न में जकड़े हुए हैं, जिसके कारण से उनको अंग्रेजों के सभ्यतागत विचारों को अपनाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, ताकि वो ब्रिटिश माल के सबसे बड़े उपभोक्ता बन सके। इससे वो ब्रिटिश राज्य के प्रति उनकी निष्ठा पैदा होगी और ब्रिटिश राज्य को हमेशा के लिए स्टेबिलिटी पैदा होगी। इस प्रकार की नीतियों के चलते हुए उपयोगितावादियों ने और इंजिलवादियों ने कुछ प्रयास किए और उस तरह की कुछ नीतियों को विभिन्न प्रकार के जो गवर्नर जनरलों के द्वारा लागू भी किया गया। चाहे हम लॉर्ड हार्डिंग की बात कर लें, चाहे विलियम बेंटिंग की बात कर लें, या लॉर्ड डलहौजी की बात कर लें, या कैनिंग की बात कर लें, तो इन सब लोगों की नीतियों का ये परिणाम हुआ कि जब भारत के परंपराओं और रीति रिवाजों में प्राच्यवादियों से उलट इन इंजिलवादियों के द्वारा उपयोगितावादी विचारधाराओं के चलते भारत में उस प्रकार के संवैधानिक परिवर्तन किए गए, उस प्रकार के सामाजिक आर्थिक सुधार से संबंधित नीतियां लागू की गई, भारत में शिक्षा का आंग्लीकरण किया गया और भारत के लोगों पर अंग्रेजी रूप रंग में ढालने का जब प्रयास किया गया, तो उसकी भारतीय जनमानस में एक सशक्त अभिव्यक्ति होती है। ब्रिटिश राज्य के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह खड़ा होता है और वो विद्रोह 1857 के विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो भारत में न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई, बल्कि ब्रिटिश नीति निर्धारकों के लिए भी ये एक चुनौती थी, एक जवाब था कि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों में, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने के कारण से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जो सबसे बड़ा संकट 1857 के विद्रोह के रूप में देखने को मिला है। जब 1858 में जब ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश क्राउन ने भारत से संबंधित जो प्रशासन को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया, तो उनके सामने सबसे पहले उद्देश्य ये था कि फिर से क्यों न उस प्राच्यवाद की तरफ लौटा जाए, जहां पर भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों में दखल अंदाजी न करने की बात थी। क्योंकि भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों में दखल अंदाजी करने का एक बहुत बड़ा नतीजा 1857 के विद्रोह के रूप में वो देख चुके थे। भारत के आंग्लीकरण करने से किसी भी प्रकार का कोई फायदा उनको नहीं हुआ, ऐसा उनका मानना था। तो जो 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया, जिसमें ब्रिटिश संसद और क्राउन का भारत में प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ, तो जो नई प्रकार की साम्राज्यवादी विचारधारा भारत के संदर्भ में लागू की गई, फिर से उसी रूढ़िवाद की तरफ लौटा गया, फिर से उसी कठोर शासन की तरफ लौटा गया, जिसमें भारतीयों को प्रशासन में भागीदार बनाने से बिल्कुल मना कर दिया गया। यानी अर्थात एक प्रकार से भारत में कठोर शासन लागू किया जाए और जातीय श्रेष्ठता है उसको जोर शोर से उसको प्रचारित किया जाए। अर्थात अंग्रेज है जातिगत श्रेष्ठता में भारतीयों से श्रेष्ठ है और भारतीयों के रीति रिवाज और परंपराओं में वो किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं देंगे। भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को सुधारों के माध्यम से भी नहीं सुधारा जा सकता। इस प्रकार की जातीय श्रेष्ठता का दावा 1858 ईस्वी के बाद के ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक व्यवस्था के लिए किया गया। इसके अलावा जातीय अलगाव की नीति अपनाई गई। अंग्रेजी लोगों ने भारतीय लोगों से एक प्रकार से जातीय श्रेष्ठता का दावा करते हुए एक प्रकार से विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पैतृक वृत्ति को अपने साम्राज्य और प्रशासन का आधार बनाया। पैतृक वृत्ति का मतलब ब्रिटिश सर्वश्रेष्ठ है, ब्रिटेन सर्वोच्च है, किसी भी भारतीय शक्ति को, किसी भी भारतीय अधिकारी है उनके समकक्ष नहीं है, वो हमेशा उसके संरक्षण, अधीनस्थ या एक तरह से दासत्व की स्थिति में है। अर्थात उनको किसी भी प्रकार का कौशल देकर के उनके बराबर खड़ा नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद में 1858 के बाद में जो नीतियां शुरू हुई वो एक प्रकार से रूढ़िवादी की तरफ पूरी तरह भारतीय में ब्रिटिश साम्राज्य को ले गई और जिसमें जातीय श्रेष्ठता की भावना थी, जातीय अलगाववादी की भावना थी और उदारवाद को भी
अधिकारवादी स्वरूप में लागू किया गया, अर्थात उदारवाद को उसी संदर्भ में लागू किया गया जिस संदर्भ में वो भारतीयों पर पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित करने को बढ़ावा देता। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं थी, उन्होंने भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों को, ब्रिटिश प्रशासन से संबंधित विभिन्न संवैधानिक परिवर्तनों को, विभिन्न एक्ट और अधिनियमों को न केवल प्रभावित किया, बल्कि समय के साथ उसमें अड़चन, उलझन और दुविधा की स्थिति पैदा हुई। तो उसमें संबंधित विचारधारा के अनुसार जो उनके लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्राइट थी, उसके अनुसार परिवर्तन किए गए। जब हम देखते हैं कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में विभिन्न प्रकार की प्रोग्रेसिव विचारधाराओं को जब भारतीय परिस्थितियों में लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन अगर पूरी शिद्दत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जैसी विचारधारा को ब्रिटेन में ब्रिटेन के लोगों के लिए लागू किया गया था, चाहे वो पूंजीवाद की बात हो, चाहे उदारवाद की बात हो, चाहे मुक्त व्यापार की बात हो, चाहे उपयोगितावादी की बात हो, अगर उनको उसी स्वरूप में भारत में लागू किया जाता तो शायद भारत के लोगों को भी कोई समस्या और कोई दिक्कत नहीं होती और 1857 के जैसे विद्रोह से भी बचा जा सकता था। लेकिन ब्रिटेन के इन विभिन्न विचारधाराओं वाले लोगों के मन में इस प्रकार की विचारधाराओं को लागू करने की मंशा तो थी, लेकिन वो भारत में ब्रिटिश राज्य को किसी भी प्रकार के संकट में नहीं डालना चाहते थे। उनका उद्देश्य भारत के संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना था। इन विचारधाराओं के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था को ढालकर, उस प्रकार के कानूनी परिवर्तन करके, उस प्रकार के भारतीयों को अंग्रेजी श्रेष्ठता का पाठ पढ़ा करके, भारतीयों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान करा करके, अंग्रेजी विज्ञान और तकनीकी की प्रगति से अवगत करा करके, इन सब का सिर्फ एक ही उद्देश्य था। वो उद्देश्य ये था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्टेबिलिटी, किसी भी विचारधारा का कोई उद्देश्य नहीं था कि भारत में ब्रिटिश शासन का उन्मूलन हो जाए। भारत के हितों की पैरवी से इनका कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं था। इसी के कारण से 1857 का वो विद्रोह झेलना पड़ा और 1858 के बाद में फिर से ब्रिटिश साम्राज्यवादी की जो विचारधारा है वो जातीय श्रेष्ठता, जातीय अलगाव, पैतृक वृत्ति, अधिकारवादी, उदारवादी की विचारधारा से पोषित है, वो होती है। सभी विचारधाराओं के समान लक्ष्य की, जैसे मैंने बात की कि ब्रिटिश राज्य का स्थायी रूप से बने रहना उनका प्राइम उद्देश्य था। उसमें किसी भी विचारधारा के समर्थक लोगों को, हालांकि उन्होंने कहा कि अनैतिक तरीके से जीता गया, पाप के सहारे जीता गया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा गया कि अगर अनैतिक और पाप के सहारे ही जब जीता गया है तो क्यों नहीं इस राज्य का उन्मूलन कर दिया जाए। लेकिन उनका इससे कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभावशाली गौरव वृद्धि में अपने आप को अभिमानित महसूस करते थे। उनका जो सीना है वो गर्व से भर जाता था। वो कहीं भी दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म होते हुए नहीं देखना चाहते थे। येन केन प्रकारेण जिस किसी भी देश को ब्रिटेन के द्वारा जब विजित किया गया तो भले ही उसमें अनैतिक नीतियों को जैसे कि अपनाया गया, लेकिन इन तथाकथित सुधारवादी विचारकों ने उस नीति का येन केन प्रकारेण समर्थन किया, बशर्ते कुछ नीतियां उनके पक्ष में ढल जाएं। तो दूसरी, अगर मैं इन विचारधाराओं के समान लक्ष्य की बात करूं तो ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति और भारत का ब्रिटेन के हितों के लिए इस्तेमाल, इन सभी विचारधाराओं का ये कॉमन एजेंडा था। बात नैतिकता की कुछ भी हो सकती है, सिद्धांत के रूप में ये विचारधाराएं अच्छी थी, लेकिन व्यवहार के रूप में भारतीय परिस्थितियों में जिस रूप से इनको लागू करना चाहिए था उस रूप से उनको लागू नहीं किया गया। उसी स्तर पर लागू किया गया जहां पर वो ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करती नजर आती थी। जब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, तो पूरा का पूरा जो टॉपिक है, मैं ये कहूं कि जब भी आप 1813 के एक्ट की बात करें या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, 1833 के एक्ट की जब बात करें, तो जब तक आप इन विचारधाराओं जो उस समय ब्रिटेन में उभर रही थी उनसे संबंधित जानकारी का समावेश अगर संबंधित प्रश्न उसके संदर्भ में पूछा गया उसमें नहीं करते तो उस प्रश्न का पूरी तरह से वो उत्तर है और उसका मूल्यांकन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो हमें उन विचारधाराओं का, उन साम्राज्यवादी विचारों के बारे में हमारी जानकारी होना आवश्यक है। तो हमें कुछ फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे आधुनिक भारत को, पूरे ब्रिटिश शासित अगर भारत को समझना है तो हमें इन विभिन्न विचारधाराओं के मर्म को समझना होगा, इनके सिद्धांत को समझना होगा, लेकिन व्यवहार के स्तर पर इनका क्रियान्वयन कैसे हुआ उनको भी हमें संकल्पनात्मक रूप से एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से हमें समझना होगा। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है जहां पर आप कह सकते हैं कि यूपीएससी के लेवल के एग्जाम में या यूजीसी नेट के एग्जाम में इस प्रकार के संकल्पनात्मक प्रश्न है इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। और एक प्रकार से ये पूरा का पूरा टॉपिक भारत में ब्रिटिश शासन को समझने के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे, क्योंकि जगह जगह जब इसका उल्लेख होगा कि उपयोगितावादियों के चलते यह सुधार किया गया
या पूंजीवाद के हितों की पूर्ति के लिए काम किया गया, या उदारवादी विचारों की झलक उसमें मिलती है, तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि उदारवाद में क्या आता है, पूंजीवाद में क्या आता है, इंजिलवाद में क्या आता है, उपयोगितावाद में क्या आता है। कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड भी हो सकते हैं। कोई पूछा जा सकता है कि भारत में प्राच्यवादी नीतियों के समर्थक निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, या उदारवाद के जनक किसको कहा जाता है, उपयोगितावाद का जनक किसे कहा जाता है, विलियम बेंटिंग को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, और जो मैकाले है जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति का समर्थन किया वो किस प्रकार का था, वारेन हेस्टिंग्स की नीतियों का किसने विरोध किया। तो इस प्रकार के बहुत सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो इस टॉपिक से हो सकते हैं। तो ये टॉपिक है, मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि हमने जिस तरीके से इस टॉपिक को उठाया है और इस पर चिंतन किया है, इसकी पड़ताल की है, आप सभी के लिए बेहद फायदेमंद होगा। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए व्याख्यान के साथ मैं आपके समक्ष भारतीय इतिहास श्रृंखला के नए व्याख्यान के साथ फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।